Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today our topic is balanced diet and meal planning. So let's see what is balanced diet. तो अभी तक हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि डिफरेंट फूड ग्रुप्स होते हैं और फूड का जो है फंक्शन ये होता है कि वो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और न्यूट्रिएंट्स हम 3 चीज़ों के लिए ले रहे होते हैं, एनर्जी के लिए और ग्रोथ के लिए और कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए। तो अब हम देखते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट नॉर्मली न्यूट्रिशन में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप जो भी फूड लें वो एक एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में लें, एक करेक्ट प्रोपोर्शन में लें। क्यों? इसमें जो भी एनर्जी होती है, जितने भी हम फूड्स और ड्रिंक्स ले रहे होते हैं वो एनर्जी लेने के लिए ले रहे होते हैं, लेकिन हमने अपना फूड इस तरीके से खाना होता है कि हमारा एनर्जी बैलेंस रहे, हमारी एनर्जी मेंटेन्ड रहे। वो हम कैसे करते हैं? वो हम इस तरीके से करते हैं जब हम वेरीड डाइट लेते हैं और उसमें हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, वाइटामिन्स और वाटर। इन सब की अप्रोप्रिएट अमाउंट होनी चाहिए और ये सब के सब हमारी अगर डाइट में इंक्लूडेड होंगे तो हमारी डाइट बैलेंस्ड होगी। ये नहीं कि हमारी डाइट कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा है और बाकी सब में कम है, या हमारी डाइट फैट में ज़्यादा है और बाकी सब में कम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी नॉर्मली जितने भी लोअर मिडिल क्लास है या लेबरर तबका है, उनको कंपैरेटिवली उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो अपना पेट भरते हैं कार्बोहाइड्रेट से, रोटी खा के, पराठे खा के, ठीक है, रोटी खा के बीच में चाहे सालन मिल जाए, चाहे प्याज मिल जाए, चाहे अचार मिल जाए, चाहे कुछ भी, बट कंपैरेटिवली उनका जो बेसिक मकसद होता है वो रोटी खाना होता है। तो उनकी डाइट जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा होती है और उनकी एक्सरसाइज भी इतनी होती है कि उनको जितनी भी वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है वो अफेक्ट नहीं करती। बट द थिंग इज़ कि उनकी डाइट में मिनरल्स और वाइटामिन्स कम होते हैं या प्रोटीन कम होता है, जो उतना ही ज़रूरी होता है ह्यूमन बॉडी की हेल्थी स्टेट को हेल्दी रखने में। और ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है वेजिटेबल से और फ्रूट्स में से। तो इसका मतलब ये है कि हम ये सारे न्यूट्रिएंट्स लेंगे थ्रू ऑल आवर फूड ग्रुप्स। फूड ग्रुप्स जो हैं वो हैं हमारे, जो हमने अभी इस्टेब्लिश किए, और ये सब हम इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हम हेल्दी रहें, हमारी बॉडी ऑप्टिमल न्यूट्रिशन में रहे और हम न्यूट्रिशनल ऑप्टिमल स्टेट में रहे। ऑप्टिमल का मतलब होता है बैलेंस्ड स्टेट में रहे। और अगर हम अपनी डाइट में एनर्जी बैलेंस रखते हैं, अपनी डाइट में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं अप्रोप्रिएट अमाउंट्स में लेते हैं, और वो हम कैसे करेंगे? थ्रू टेकिंग इट फ्रॉम ऑल आवर फूड ग्रुप्स। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम एक बैलेंस्ड स्टेट अचीव कर लेते हैं और हेल्दी इंडिविजुअल होते हैं। और हेल्दी इंडिविजुअल्स जो हैं दे हैव मच बेटर स्लीप्स, उनकी मेंटल स्टेट जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में होती है, उनकी फ़िज़िकल स्टेट अच्छी हालत में होती है, दे आर एबल टू विदस्टैंड एनी काइंड ऑफ डिजीज़, और वो प्रिवेंट कर पाते हैं क्रॉनिक डिजीज़ को, जैसे कि हार्ट है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ है और मेनी अदर क्रॉनिक डिजीज़। इवन ओल्ड एज भी जो है, वो एजिंग का प्रोसेस भी स्लो हो जाता है, कम हो जाता है अगर आप बैलेंस्ड डाइट लें। तो आप बैलेंस्ड डाइट जो है डिजीज़ से बचने के लिए ले रहे होते हैं और अपनी डाइट को हेल्दी रखने के लिए ले रहे होते हैं। तो बैलेंस्ड डाइट जो है हम बेसिकली 5 फूड ग्रुप्स से लेते हैं, जो कि आपने जहाँ वो 5 फूड ग्रुप्स जो हैं अप्रोप्रिएट अमाउंट्स में लेने होते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, नट्स, फैट्स, ऑयल्स, डेयरी, ये सब। वेजिटेबल ग्रुप जो है उसके अंदर 5 सब ग्रुप्स आते हैं, जैसे लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, रेड और ऑरेंज वेजिटेबल्स, स्टार्ची वेजिटेबल्स, पीज एंड बीन्स जो कि लेग्यूम वेजिटेबल्स होती हैं। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में आपकी सारी आ जाती हैं, जैसे केल है, स्पिनच है, साग है, मस्टर्ड लीव्स आपकी आ जाती है, फिर इसके अंदर आपकी आ जाती है सलाद के पत्ते, लेटस, ठीक है, इस तरह की। रेड और ऑरेंज वेजिटेबल्स आपकी हो जाती हैं, जैसे कैरेट है, रेड बेल पेपर है, बेल पेपर जो लाल रंग की शिमला मिर्च होती है, ठीक है, तो इस तरह की टमेटोज़ आ जाते हैं। स्टार्ची वेजिटेबल्स आपकी होती हैं, जैसे पोटैटोज़ जो है उसमें ज़्यादातर स्टार्च होता है, ज़्यादातर वो कार्बोहाइड्रेट दे रहे होते हैं,
ठीक है। जितनी आपकी ज़्यादातर जो रूट वेजिटेबल्स हैं ना वो स्टार्ची वेजिटेबल्स में आती हैं। उसके अलावा बीज और पीस ये सब जो हैं ये आपकी लेग्यूमस वेजिटेबल्स हैं। तो इसके अलावा भी कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, जैसे एग प्लांट है, ज़ुकीनी है, ठीक है। तो इस तरह की वेजिटेबल्स, तो ये सब की सब जो वेजिटेबल्स हैं ये हमें अपनी डाइट में लेनी चाहिए और तकरीबन 3 to 5 सर्विंग्स डेली लेनी चाहिए। तो अगर हम अपनी डाइट में मतलब सारे ये कलर्स, अब इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर आपने देखना है कि आप हर तरह की वेजिटेबल लें और बैलेंस्ड लें, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप ये करें कि डिफरेंट कलर्स की वेजिटेबल्स लें। हर कलर जो है डिफरेंट आपको न्यूट्रिएंट देगा, तो उस तरीके से आपकी वैसी डाइट वेरिएबल हो जाती है, वेरीड हो जाती है। बैलेंस डाइट का बेसिकली रूल ये है कि आपने सारे फूड ग्रुप्स में से खाने लेने हैं, ठीक है। सारे फूड ग्रुप्स में से आपने अपने दिन में मील्स बनाने हैं, और सारे फूड ग्रुप्स में से खाने जब आप डालेंगे तो हर फूड ग्रुप में से आपने डिफरेंट फूड आइटम उठाने। जैसे वेजिटेबल्स में काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, लीफी ग्रीन्स हैं, रेड ऑरेंज वेजिटेबल हैं, स्टार्ची वेजिटेबल हैं। तो आपने हर तरह का आपने जो है वेजिटेबल लेनी है, सिर्फ एक टाइप की नहीं लेनी। तो इस तरीके से आपकी जो है डाइट बैलेंस होती है थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबिलिटी, कि आप जो है बीच में आप जो है वेरियस चीज़ें लेते हैं, डिफरेंट चीज़ें लेते हैं। मतलब डिफरेंट चीज़ें लेंगे तो आपके हर तरह के न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मोनोटोनस डाइट नहीं लेनी, एक टाइप की चीज़ें रोज़ाना नहीं खानी। कई लोग होते हैं ना, उनकी आदत होती है कि एक ही तरह का ब्रेकफास्ट रोज़ाना खाते हैं। ब्रेकफास्ट वैसे ज़्यादातर लोग एक ही तरह का खाते हैं, लेकिन इफ़ यू ऑल्टरनेटेड के हफ्ते में 2 दफ़ा डिफरेंट ब्रेकफास्ट कर लें और बाकी दिन सारे मील्स डिफरेंट करें, तो भी आपकी जो है डाइट बैलेंस हो सकती है। फ्रूट्स जो हैं, बैलेंस डाइट में ये है कि आपने फ्रूट्स का भी वही आ जाता है थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबिलिटी, कि आप डिफरेंट कलर के फ्रूट्स लें। एप्पल है, उसका कलर डिफरेंट होता है, बनानाज हैं, फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं चेरीज़ हैं, बेरीज़ हैं, फिर उसके बाद आपके पास वाटरी फ्रूट्स आ जाते हैं, जैसे वाटरमेलन है, कोकोनट है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप जो है उनको वेरियस आप डिफरेंट तरह के आप लें, और 2 से 3 आपने लेनी होती हैं सर्विंग्स रोज़ाना फ्रूट्स की। तो और एक चीज़ का ख्याल कि ज़्यादातर इट्स बेटर कि फ्रूट आप होल फ्रूट खाएं और जूस आप उसका कम लें, क्योंकि जूस ज़्यादा बेहतर होते हैं होल फ्रूट्स। जब होल फ्रूट्स को क्रश करके जूस बनाया जाता है तो ज़्यादातर फ्रूट में से फाइबर ख़त्म हो जाता है, और वो सारा का सारा जो फ्रूट है वो ज़्यादातर शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो शुगर से ज़्यादा बेटर आपके लिए कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है या फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट होती है। तो इट्स बेटर कि आप होल फ्रूट लें। देन ग्रेन्स के भी अब 2 टाइप्स हैं, होल ग्रेन्स और रिफाइंड ग्रेन्स। होल ग्रेन्स वो होते हैं जिनमें ग्रेन के वो सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे ब्रान है, जर्म है, एंडोस्पर्म है। ये जो है, जैसे आपका गंदम का दाना कर लें, तो गंदम के दाना जो है उसके ऊपर वाली भी 1-2 जितनी लेयर्स होती हैं वो सब होनी चाहिए। हस्क निकाल के जो जितनी बाकी हस्क जो ऊपर वाला एक छिलका होता है वो उतार के जो जितनी लेयर्स होती हैं वो होनी चाहिए। तो जो होल ग्रेन्स हैं वो स्लोली आपकी बॉडी में डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है। जैसे आपका गंदम का आटा होता है, जैसे आपके रोटी का आटा होता है, सही चक्की का आटा होता है, सफ़ेद आटा नहीं, बाज़ार वाला आटा नहीं। फिर उसके बाद रिफाइंड ग्रेन्स आते हैं। रिफाइंड ग्रेन्स जो होते हैं ये आपका मैदा होता है। उसमें क्या होता है कि होल ग्रेन में से ऊपर वाले जो आपके ब्रान और जर्म और एंडोस्पर्म है वो निकाल दिए गए हुए होते हैं। इस वजह से उसके अंदर जो है आप कह लें कि ज़्यादातर वो शुगर आपकी हाई करता है, उसके अंदर फाइबर नहीं होता। तो आपके जो हैं होल ग्रेन्स की एग्जांपल हैं, जैसे वीट्स, ओट्स को जय कहते हैं, ब्राउन राइस, बार्ले, बकव्हीट, ठीक है, जौ और बाथवा। प्रोटीन की जो चॉइसेस हैं वो हैं लीन बीफ एंड पोर्क, चिकन एंड टर्की, फिश, बीन्स, पीस एंड लिग्यूम्स। जो आपकी दालें हैं वो प्रोटीन में आती हैं, उनके अंदर ज़्यादा प्रोटीन होता है। और फ़िश जो है उसको वाइट मीट भी कहते हैं, फ़िश, चिकन, टर्की इन सबको वाइट मीट भी कहते हैं।
और बीफ, पोर्क हटा दीजिए, हम अगर मुसलमान नहीं खाते तो पोर्क हटा दें। तो बीफ जो है, जो भी आपका मीट होता है, अब उसमें कुछ जो आपके मीट के कट्स होते हैं या मीट जो आपका फ्लैश होता है, उनमें एनिमल का अपना फ़ैट भी होता है। तो आपने कोशिश ये करनी होती है कि उस तरह के कट्स लें मीट के जिनके अंदर फ़ैट नहीं होता। तो जिन कट्स के अंदर फ़ैट नहीं होता, ऊपर आप देखेंगे ना, कई बार आप घर में चिकन आता है तो चिकन अगर आप धो रहे हो या आप देखें जो कच्चा चिकन होता है उसके ऊपर कई कई जगहों पे ना फ़ैट की एक लेयर सी होती है, वाइट कलर की लेयर्स होती हैं। वो जो वाइट सी लेयर्स होती हैं ना, वो फ़ैट होता है बेसिकली। तो आपने कोशिश ये करनी होती है कि आपने उस तरह के कट्स लेने मीट के जिनके अंदर वो वाइट लेयर्स नहीं होती हैं और बहुत कम होती हैं। तो वो वाला जो मीट होता है उसके अंदर फ़ैट नहीं होता, और फ़ैट के बगैर वाला जो मीट है वो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा सेहतमंद है। तो प्रोटीन जो है वो भी आपने इसी तरीके से लेना होता है, 2 to 3 आउंसेस, ठीक है। और ये आप जो हैं एग से भी ले सकते हैं, ठीक है। और एग के अलावा आप बीन्स में से भी ले सकते हैं, लेग्यूम्स दालों वगैरह में से ले सकते हैं। और इसके अलावा प्लांट सोर्सेज ये हैं, और एनिमल सोर्सेज जो हैं वो आपकी मीट और वाइट मीट और रेड मीट आ जाता है। उसके बाद आपकी डेयरी आती है। डेयरी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है कैल्शियम की। तो डेयरी जो है वो उसके अंदर फ़ैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है और कैल्शियम भी होता है। तो मिल्क के अंदर बेसिकली अगर हम देखें तो जो डेयरी का जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो मिल्क है। तो हमने कोशिश ये करनी होती है कि हम लो फैट डेयरी लें। मतलब ये है कि अगर दूध आपका है तो दूध में से जब आप उसको ठंडा करते हैं उसके ऊपर बलाई आ जाती है। वो जो बलाई होती है वो सारी की सारी क्रीम होती है, वो सारा का सारा फ़ैट होता है, उसको निकाल देना होता है। तो निकाल के वही बलाई से आपका मक्खन बनता है, ठीक है। तो हमने कोशिश करनी होती है कि हम लो फैट डेयरी लें। जैसे कि आपका बलाई उतारा हुआ दूध होता है, उसको हम स्किम मिल्क भी कहते हैं इंग्लिश में। उसके अलावा आपकी दही होती है, ठीक है। उसके अलावा आपके सोया मिल्क होता है। सोया मिल्क प्लांट डेयरी है, ये प्लांट मिल्क है आपका। सोया मिल्क जो है सोयाबीन से आता है। सोया मिल्क, एलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, ये सब जो हैं आपके प्लांट के आपके सीड्स के मिल्क्स हैं। तो ये भी दे आर लो फैट सोर्स और ये भी अच्छी सोर्स हैं कैल्शियम के। इसके अलावा चीज़ आपके कॉटेज चीज़, जो घरेलू हमारे यहाँ पे आम चीज़ बनता है वो कॉटेज चीज़ होता है ज़्यादातर। तो कॉटेज चीज़, रिकॉटा चीज़, ये भी आपकी लो फैट सोर्सेज हैं मिल्क की। तो और इसके अलावा कुछ लोग होते हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो उनके लिए लैक्टोज़ फ्री मिल्क भी होता है, और इसके बारे में हम आगे फर्दर पढ़ेंगे कि वो आर लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल। नेक्स्ट है आपके पास फ़ैट्स एंड ऑयल्स। फ़ैट्स और ऑयल्स जो हैं, फ़ैट आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन आपने उसको बहुत कम अमाउंट में खाना होता है। अगर ज़्यादा अमाउंट में खाएंगे तो आपका वेट बढ़ेगा। अगर आपका वेट बढ़ेगा तो फिर उससे आपके डिजीज़ बढ़ते हैं, जैसे हार्ट डिज़ीज़ है, डायबिटीज़ है, और इसके अलावा फर्दर मैनी और डिजीज़, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो है फ़ैट और ऑयल्स हमें अपनी डाइट में कम लेने चाहिए, या फ़ैट, शुगर, ऑयल, ये सब हमें कम लेने चाहिए। इन सब से वेट ज़्यादा बढ़ता है। तो इसकी आसान तरीका ये है कि फ़ैट्स टू लव, वो फ़ैट्स जो आप खा सकते हैं वो पोली अनसेचुरेटेड फ़ैट्स होती हैं। ये फ़ैट्स जो हैं आपके वेजिटेबल ऑयल्स में, फ़िश ऑयल्स में और नट्स वगैरह में होती हैं। ये आप खा सकते हैं, दे आर गुड फॉर यू। इसके अलावा फ़ैट जो लिमिट करनी है वो सेचुरेटेड फ़ैट्स हैं। सेचुरेटेड फ़ैट्स वो सारी फ़ैट्स होते हैं जो एनिमल सोर्सेज से आती हैं, जैसे बटर, चीज़, हैवी क्रीम, ठीक है। ये सब आपने अवॉइड करना होता है, घी वगैरह। फिर फ़ैट्स टू लूज़, ऐसी फ़ैट्स जो इनको कहते हैं ट्रांस फ़ैट्स। ये सब की सब फ़ैट्स जो होते हैं ना, ये आपके प्रोसेस्ड फूड में होते हैं। ये जो बाज़ार से आपको खाने मिलते हैं, जैसे डोनट्स हैं, कई फ्राइड आइटम्स होते हैं, इस तरह की जो आपकी फ़ैट होती है, जैसे मार्जरीन है, इस तरह के जो आपके फूड होते हैं उनमें ट्रांस फैट ज़्यादा होती है। तो इनको हमने कम करना होता है। इसका मतलब ये है कि कोशिश करें घर का खाना खाएं, बाज़ार का खाना और बाज़ार के प्रोसेस्ड फूड के कंपैरिजन इट्स बेटर कि आप घर का खाना खाएं। अब आपका आ जाता है डाइट एंड मील प्लानिंग। इससे पहले हम ज़रा बैलेंस डाइट को रिवाइज़ कर लेते हैं।
बेसिकली बैलेंस डाइट जो है उसमें आपने अपने न्यूट्रिएंट्स जो हैं इतनी अमाउंट में लेने होते हैं कि जितनी अमाउंट में आपकी एनर्जी रिकमेंडेड है। मतलब ये कि आपने बैलेंस डाइट में आपने सारे न्यूट्रिएंट्स लेने होते हैं जो कि हमारी ह्यूमन डाइट के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, वाइटामिन्स और वाटर, ये सब लेना होता है। अब ये हमने अप्रोप्रिएट अमाउंट में लेना होता है, जितना कि हमें रिकमेंडेड है। जैसा कि हमने फूड ग्रुप्स में पढ़ा था, 6 to 11 सर्विंग्स कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। फैट आपने स्पेरिंगली लेना होता है। 2 to 3 सर्विंग्स आपकी प्रोटीन की डेली होनी चाहिए, ठीक है। तो और मिनरल्स और वाइटामिन्स आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में से मिलेंगे। फ्रूट्स आपकी 2 to 3 और वेजिटेबल्स आपकी 3 to 5। तो ये आपने देखना होता है कि अब फिर उसके बाद बैलेंस डाइट जो है उसमें एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़ कि ये आप किस तरीके से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। ये आप इस तरीके से ले सकते हैं अगर आप सारे के सारे फूड ग्रुप्स खाएं रोज़ाना। सारे के सारे फूड ग्रुप्स क्या हैं आपके? सीरियल ग्रुप, फ्रूट ग्रुप, वेजिटेबल ग्रुप, डेयरी ग्रुप, मीट ग्रुप और आपका फैट, शुगर एंड ऑयल ग्रुप। तो इनको हमने जो है बस देख लेना है कि ये सब जो हैं आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, प्रोटीन, डेयरी, फैट्स, इन सब की आपने जो है अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शंस रोज़ाना लेने होते हैं और आपने इनकी जो है हेल्दियर ऑप्शंस रोज़ाना लेनी होती हैं। अब आप किस तरीके से मील प्लान बनाएंगे कि आप जो है बैलेंस्ड डाइट अचीव कर सकें। मील प्लानिंग की जाती है हर घर में जो हैं मदर्स हैं, होम मेकर्स हैं, या वो कोई भी होम केयर जो भी आपके जो भी वो लोग रिस्पॉन्सिबल या एडल्ट्स रिस्पॉन्सिबल हैं सारे घर के खाने के लिए या घर के खाना मैनेज करने के लिए, सबको खिलाने के लिए, तो वो मील प्लान करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो है आपके पेरेंट्स प्लान कर रहे होते हैं कि रोज़ाना क्या खाना पकाया जाए, नाश्ते में क्या खाया जाए, शाम में क्या खाया जाए, और फिर इस तरीके से हर हफ्ते में जो है कितनी जो है आप बाज़ार जाते हैं, घर में पेरेंट्स जाते हैं बाज़ार, जाके फ्रूट्स वगैरह, सब्ज़ी वगैरह लेकर आते हैं, दालें वगैरह लेकर आते हैं कि जो घर में खाई जाती हैं। तो ये सब जो है मील प्लानिंग से होता है कि आपने सोचना होता है कि इट्स बेटर, न्यूट्रिशनिस्ट के लिए ज़रूरी होता है और घर के हर होम मेकर के लिए ज़रूरी होता है कि आप जो हैं प्रॉपरली बैलेंस्ड मील प्लान करें ताकि घर के सारे अफराद को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन मिल सके। अब वो कैसे करते हैं, वो आप इस तरीके से करते हैं। पहला रूल तो ये है कि आपने सारे फूड ग्रुप्स में से आपने आइटम्स को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। दूसरा आपका पॉइंट ये है कि आपने हर मील होते हैं आपके, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, ठीक है, टी टाइम, बेड टाइम के स्नैक्स, तो ये सब जो हैं आपके मील्स होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप हर मील में, जैसे जो मेजर मील्स हैं आपके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनमें एटलीस्ट 3 फूड ग्रुप्स इंक्लूड करें, ठीक है। फिर हर फूड ग्रुप में से कोशिश करें कि दिन में मिनिमम रिकमेंडेड सर्विंग्स आप पूरी करें। मतलब ये है कि आप कोशिश करेंगे अगर मिनिमम हो तो तब जाके आपकी थोड़ी सी अगर ज़्यादा भी होती हैं तो वो फिर भी आपकी उसी रेंज में आती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल 6 to 11 सर्विंग्स हैं अगर सीरियल्स के लिए, तो आप कोशिश करें 6 अचीव करें, और अगर आप 6 के लिए कोशिश करेंगे तो आप तकरीबन दिन में 10 सर्विंग्स खाएंगे, 8-9 खाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप मिनिमम सर्विंग्स अचीव करें, और इसके लिए ये भी है कि एटलीस्ट आपकी मिनिमम सर्विंग्स तो हों, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है आपने हर फूड ग्रुप में से वैरायटी चूज़ करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन जो है मैं सैलड बनाती हूँ तो मैं सैलड में खीरा डाल देती हूँ, टमाटर डाल देती हूँ, प्याज डाल देती हूँ, ठीक है, जो कि हमारा एक नॉर्मल हमारा देसी सैलड है। नेक्स्ट डे जो है मैं सैलड बनाती हूँ तो मैं सैलड में बीन्स ऐड कर देती हूँ, पीस ऐड कर देती हूँ, कॉर्न ऐड कर देती हूँ, पोटैटोज़ ऐड कर देती हूँ, एप्पल ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो क्या है कि आपने
रोज़ाना जब भी आपने जितने भी आप फूड ग्रुप्स में से खाना चूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि हर बारी अगर आप वेजिटेबल का ग्रुप है तो एक दिन अगर आपने कुछ वेजिटेबल्स खा ली हैं तो अगले दिन कोई और वेजिटेबल्स खाएं। इसी तरीके से अगर आपका मीट का ग्रुप है तो हफ्ते में अगर आप 2 से 3 अंडे खा रहे हैं तो बाकी दिन में आप जो है मीट खा लें। आप एक टाइम पे आप फ़िश खा लें, ठीक है। हफ्ते में एक बार आप फ़िश खा लें, मीट खा लें, चिकन खा लें, ठीक है। तो ऑल्टरनेट करके जो है आप जो है डिफरेंट आप जो हैं फूड आइटम्स खाएं, क्योंकि हर फूड आइटम में डिफरेंट कम्बिनेशन होते हैं न्यूट्रिएंट्स के, और इस तरीके से आपको सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ही मिल जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंक्लूड एटलीस्ट 1 फूड फ्रॉम मिल्क ग्रुप इन ईच मील। मिल्क हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कोशिश करें कि ईच मील में आपका मिल्क ग्रुप हो। जैसे फॉर एग्जांपल सुबह के टाइम में आप सीरियल खाते हैं, उसके साथ दूध ले लें, या आप अंडा ब्रेड खा रहे हैं तो उसके साथ आप दूध ले लें। लंच में आप दही खा लें साथ में, और डिनर में जो है आप खा सकते हैं चीज़ यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं बेड टाइम पे मिल्क ले सकते हैं, या फिर इन बिटवीन स्नैक्स में आप कोई स्मूदी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपना मिल्क का ग्रुप्स की सर्विंग्स पूरी करें। वेजिटेबल्स में आप कोशिश करें लीफ़ी वेजिटेबल्स आपकी बहुत ज़्यादा, लीफ़ी वेजिटेबल्स आर वेरी हेल्दी फॉर यू, और दूसरा वो आपका पेट भी भरती हैं, और तीसरा वो हर वक्त सीज़न में अवेलेबल होती हैं। सीरियल ग्रुप जो है वो तकरीबन आपकी टोटल एनर्जी में से 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप सारा सीरियल ग्रुप से ही अपने फूड आइटम्स ले लेंगे तो फिर बाकी फूड आइटम्स और न्यूट्रिएंट्स की जगह नहीं रहेगी। तो कोशिश करें कि अगर आपकी टोटल एनर्जी फॉर एग्जांपल अगर 2000 किलो कैलोरीज मुझे चाहिए रोज़ाना, तो मैं कोशिश करूँगी कि उसमें से मेरी कार्बोहाइड्रेट्स मुझे 45 to 65% दें, फ़ैट्स मेरी 15 से ज़्यादा एक्सीड ना करें, सॉरी फ़ैट मेरी 20 to 35 दें, प्रोटीन मेरी 15% एनर्जी दें। तो इस तरीके से करके आपने आपस में डिवाइड करना होता है। तो अगर आप सीरियल ग्रुप देखें तो मैक्सिमम आपका 75 है, इससे ऊपर नहीं आपकी जानी चाहिए दिन की रिक्वायरमेंट्स। इसी तरीके से फ़ैट और शुगर जो है 20%, और उनमें से भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं 10% होने चाहिए, 20% होने चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए। फिर उसके बाद एक और चीज़ आती है कि आपने फैमिली मेम्बर्स के लाइक्स डिसलाइक्स, उनका टेस्ट क्या है, ये कंसिडर करना होता है। हर इंडिविजुअल घर में जो है कोई ना कोई इस तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, कुछ लोग बिल्कुल चाय नहीं पीते, कुछ लोगों को दूध पीना ज़्यादा पसंद नहीं होता, ठीक है। जिनको दूध नहीं पसंद उनको आप दही या रायता बना दें या स्मूदी बना दें। फिर इसी तरीके से कुछ लोगों को कुछ सब्जियां नहीं पसंद होती, तो जो भी उनके टेस्ट और लाइक्स हैं और डिसलाइक्स हैं उनको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं कंसिडर करेंगे तो फिर वो लोग बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, और फिर उनकी जो है न्यूट्रिशन या डाइट जो है और भी ज़्यादा मुतासर होगी। इसके अलावा फिर आपने कंसिडर करना होता है रिलीजन और कल्चर को। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं तो कोशिश करें पाकिस्तानी खाने बनाएं, इवन आपके गेस्ट आते हैं तो उनके लिए भी कोशिश करें पाकिस्तानी खाने बनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर पेरेंट्स वगैरह जो हैं जिन खानों की उनको आदत है वो वही खाते हैं, जैसे रोटी, सालन, चावल, मकई की रोटी, इस तरह की चीज़ें हम खाते हैं, दही, लस्सी। अब अगर आप चले जाएँ चाइनीज़ या जापनीज़ की तरफ तो वो लोग ज़्यादातर सूपी चीज़ें लेते हैं, ठीक है। सूप्स के साथ उनका स्टेपल फूड होता है राइस। बांग्लादेश में चले जाएं तो उनका स्टेपल फूड होता है राइस और फिश, वो ये बहुत ज़्यादा खाते हैं। फिर उसके बाद अगर आप यूरोप साइड पे चले जाएं तो उनके स्टेपल फूड जो होते हैं, हर मील में उनके ब्रेड और पोटैटोज़ होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा उनका मीट और वेजिटेबल्स होती हैं। तो आपने कंसिडर करना होता है कल्चर और रिलीजन को कि ज़्यादातर उस एरिया के लोग क्या खाते हैं, तो उसी को कंसिडर करना चाहिए। फिर उसके बाद कोशिश करें मील प्लान आपका ऐसा हो जिसमें आपका टाइम, एनर्जी और मनी बचे। अगर आप टाइम, एनर्जी और मनी बचाएंगे अपना तो आपका जो है मतलब कोशिश ये करें कि मील जो है आपका आसान हो, ठीक है। एनर्जी आपकी कम लगे कि आप इजी रेसिपीज़ ढूंढें, ठीक है, और मनी भी आपने मैनेज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि
मिल्क अगर आप चाह रहे हैं कि आप मिल्क लें तो कोशिश करें कि अगर फैमिली की आप बाकी तरीके से नीड्स पूरी कर सकते हैं तो कोशिश करें कि आप मिल्क जो है नॉर्मली ले लें, जो कि एनिमल मिल्क है। लेकिन अगर आप प्लांट मिल्क लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखना है कि आपके पास कितना बजट है और फिर उसके हिसाब से स्पेंड करना है। नॉर्मली कंसिडर किया जाता है कि आपकी जितनी भी अर्निंग है, ठीक है, अर्निंग में से सिर्फ उसका कोशिश नॉर्मली 20% 25% आपका जो है फूड पे लगना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जितने ज़्यादा हाई स्टेटस के लोग होते हैं उनका 20% लगता है या 20 से भी कम लगता है, और जितने आप नीचे चले जाएं इकोनॉमिकली, जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते उनका तकरीबन उनकी अर्निंग का 70% फूड पे ही लगता है। लेकिन जितना भी आपका बजट है आप कोशिश करें कि आपका मील प्लानिंग जो है आपके बजट के हिसाब से, और बजट जो है एक्सीड ना करे। आप हर तरह की इजी और वेरिएबल और अच्छी चॉइसेस जो हैं कम बजट में भी फूड की चूज़ कर सकते हैं। फिर सीजनल अवेलेबिलिटी का भी ख्याल रखना होता है। अब ज़्यादातर तो हमारे यहाँ पे मार्केट में हर तरह की फ़ूड अवेलेबल है। हमारे बचपन में होता था कि सर्दियों की सब्ज़ियाँ गर्मियों में नहीं होती थी, गर्मियों की सब्ज़ियाँ सर्दियों में नहीं होती एक्सेप्ट फॉर फ्यू। लेकिन अब तो हर तरह की सब्ज़ी ऑल द राउंड आपको मिल जाती है। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि जो आपकी सीजनल वेजिटेबल्स हैं आप उनको ज़रूर खाएं। मतलब जो सर्दियों की वेजिटेबल्स हैं कोशिश करें वो सारी की सारी सर्दियों में ज़रूर खाएं, और जो गर्मियों की वेजिटेबल्स हैं कोशिश करें वो सारी की सारी आप गर्मियों में ज़रूर खाएं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनके भी अपने अपने फ़ायदे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो सीजनल वेजिटेबल होती है वो आपको सस्ती मिलती है। ऑल्दो आपके पास मार्केट में अवेलेबल होगी आउट ऑफ द सीज़न वेजिटेबल भी, लेकिन वो आपको महंगी मिलेगी। तो इस तरीके से आप अपना बजट मेंटेन कर सकते हैं। फिर स्पेशल कंसिडरेशन रखनी चाहिए हॉलीडेज़ और फीस्ट्स वगैरह की, क्योंकि अगर गेस्ट आ जाएं हॉलीडेज़ हों फीस्ट हों उस पर आपके स्पेसिफ़िक जो नॉर्मल रूटीन का खाना है वो नहीं बनता। तो उस हिसाब से आपने कुछ अलाउंसेस रखनी होती हैं कि फ़ीस वगैरह पे भी अगर आपकी डाइट ऊपर नीचे हो जाती है तो वो बाकी दिनों में आपकी मेंटेन हो जाए। फिर उसके बाद आपने कुछ कंसिडरेशंस रखनी होती हैं एज ग्रुप के हिसाब से भी। जैसे टॉडलर्स हैं उनको दूध ज़्यादा चाहिए होता है तो आप मिल्क उनको ज़्यादा दें। जितने भी तकरीबन आपके 2 से 5 साल के बच्चे हैं, 2 से 3 4 5 साल के बच्चे हैं, उनको दूध ज़्यादा चाहिए होता है। फिर चिल्ड्रन और टीनेजर्स को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है तो उनको प्रोटीन फूड ज़्यादा दें, कार्बोहाइड्रेट फूड ज़्यादा दें, और वो उनका खाया जाएगा और वेट नहीं बढ़ेगा क्योंकि उनकी ग्रोथ हो रही होती है। फिर जितने भी वो लोग हैं जो अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं उनको लो फैट फूड लेना चाहिए। और उसके अलावा जो एल्डरली लोग हैं जिनको जेरियाट्रिक्स कहते हैं उनमें वो ज़्यादा हेवी खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते। डाइजेस्टिव सिस्टम अक्सर जो है अपनी एफिशिएंसी लूज़ कर देता है ओल्डर एज में। तो लाइट और सॉफ्ट फूड बनाना चाहिए एल्डरली के लिए। अपना बजट आप जो है पहले से एलोकेट कर लें फूड शॉपिंग के लिए, तो आपके लिए आसानी हो जाती है कि आप अपना मील मैनेज कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सीरियल्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, पोल्ट्री, एग्स, लेग्यूम्स, इन सब के ऊपर आपका तकरीबन 20% होना चाहिए। मतलब ये है कि सीरियल्स के ऊपर सिर्फ 20, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का मिला के उनके ऊपर 20% आपने खर्च करना है, और जितने भी आपके आइटम्स आ जाते हैं मीट, फ़िश, एग, पोल्ट्री, उसके ऊपर भी 20%। तो इस तरीके से आप अपना फूड मैनेज करते हैं। और फैट्स और स्वीट्स पे सिर्फ 15% होना चाहिए। हालांकि अब ऐसा होता नहीं है, फ़ैट्स और स्वीट्स पे आपका 30-40% लगता होता है, सीरियल्स पे आपका 30 लगता होता है, और फ्रूट वेजिटेबल पे आपका 20 या 10 लगता है, और मीट, एग्स वगैरह पर कंपैरेटिवली वेरी करता है हर किसी लाइफस्टाइल के हिसाब से। लेकिन कोशिश करनी चाहिए अगर आप इस तरीके से अपना बजट एलोकेट कर लेंगे ना तो कंपैरेटिवली आपकी डाइट जो है ख़ुद ही से हेल्दी हो जाएगी। इसके अलावा मार्केट में एक्सचेंज लिस्ट्स होती हैं। मार्केट के अलावा वैसे भी नॉर्मली न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियंस के पास एक्सचेंज लिस्ट होती हैं। एक्सचेंज लिस्ट क्या होती हैं, वो आपको बताती हैं हर फूड ग्रुप में जो है वो बताती हैं कि हर जो आपका फूड आइटम है उसके अंदर कितनी कार्बोहाइड्रेट, फ़ैट और प्रोटीन आपको मिल रही है। इस तरीके से अगर आपको एक फ़ूड आइटम नहीं पसंद होता तो उसकी जगह आप दूसरा फूड आइटम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और आपको पता भी होगा कि आपको हर फूड से कितनी कैलोरीज़ और फ़ैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिल रही है। मतलब एक्सचेंज लिस्ट आपके लिए हेल्पफुल होती हैं कि अगर आपको एक फूड आइटम नहीं पसंद तो आप उसको दूसरे फूड आइटम के साथ कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं।
So this is it for today. If you felt it burdening या आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जिसकी समझ नहीं आई हो, तो you can ask me, I'll slow the pace down.